नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन विभाग में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किनके बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया। इसका सही जवाब है इंडियन एयरफोर्स और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। दूसरा सवाल, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। उत्तर है नई दिल्ली। तीसरा सवाल, RAIDERX का निर्माण किसने किया है। उत्तर है DRDO और IISc बेंगलुरु। चौथा सवाल, रांची में हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। पांचवा सवाल, एकम फेस्ट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। छठा सवाल, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मल्टीलिंगुअल इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। यह कौन सी भाषा में लॉन्च नहीं होगी। इसका सही जवाब है फ्रेंच। सातवां सवाल, यूरेशियन ऑटर को IUCN की रेड लिस्ट की किस श्रेणी में रखा गया है। इसका सही जवाब है इंडेंजर्ड। आठवां सवाल, हाल ही में दिल्ली के बाहर पहली बार पेंशन अदालत कहाँ आयोजित किया गया। सही जवाब है जम्मू। नवां सवाल, हाल ही में मुहिद्दीन यासीन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है मलेशिया। और अंतिम सवाल था, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक अराकू उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर हमने आपसे पूछा था, हाल ही में तमिलनाडु में चिंतन बैठक संपन्न हुई। इसका संबंध किससे है। बंदरगाह, हवाई अड्डा, कोरोना वायरस या फिर हेट स्पीच। चिंतन बैठक भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों के साथ एक बंदरगाह समीक्षा बैठक थी। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मंडाविया ने तमिलनाडु के ममाल्लपुरम में 3 दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक चिंतक बैठक की अध्यक्षता की। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष, जहाज रानी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख बंदरगाहों के अन्य अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। चिंतन बैठक में प्रमुख बंदरगाहों के प्रदर्शन में सुधार लाने, निजी या गैर प्रमुख बंदरगाहों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों के सुदृढ़ीकरण, बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाहों के फेसलेस और पेपरलेस बनाने के लिए ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन, ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भारत का विकास और सामुद्रिक क्षेत्र के लिए विजन 2030 जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से विचार किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बंदरगाह। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला सवाल है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर 3 फरवरी। देखो, हमने आप लोगों से कई बार दिवस के तौर पर कई प्रश्न पूछे हैं और इस लिहाज से यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि यह दिवस कब मनाया जाता है, या फिर इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, या फिर इस दिवस की थीम क्या रही, इस वर्ष क्या थीम रही, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस दिवस को मनाता है। इस तरीके से कई प्रकार के सवाल बनते हैं। तो जब हम आपको व्याख्या बताएंगे तो इस व्याख्या के जरिए आप इन सभी प्रश्नों के हल निकाल सकते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अपने 68वें सत्र में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया। 3 मार्च को ही 1973 में साइट्स यानी कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व के वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 की थीम सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ है। इसमें सभी जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों को दुनिया की जैव विविधता के प्रमुख घटक के तौर पर शामिल किया जा रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों 1, 12, 14 और 15 के साथ संरेखित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन बी, 3 मार्च। तो आपने इसमें क्या देखा कि विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके बारे में बताया था। दूसरी बात यह
कि इस वर्ष की थीम क्या रही। इस वर्ष की थीम रही सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत सरकार निम्न में से किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने वाली है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, या फिर इन सभी को? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के 3 डीम्ड टू बी संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना है। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। प्रस्तावित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के कार्य निम्न होंगे। पहला, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान का प्रसार करना, मानविकी, सोशल साइंस और साइंस में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करना। इसके अलावा संस्कृत और संबंधित विषय के समग्र विकास और संरक्षण के लिए मैन पावर को ट्रेन करना। इन विश्वविद्यालयों के पास कुछ अथॉरिटीज़ भी होंगे, जैसे इनमें एक कार्यकारी परिषद होगी जो मुख्य कार्यकारी निकाय के तौर पर कार्य करेगी। 15 सदस्यीय परिषद में केंद्र द्वारा नियुक्त कुलपति शामिल होंगे जो अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव और संस्कृत या संबद्ध विषयों के क्षेत्र से 2 प्रख्यात शिक्षाविद सदस्य के तौर पर काम करेंगे। परिषद अन्य कार्यों के बीच शिक्षण और शैक्षणिक पदों और उनकी नियुक्ति का निर्माण करेगी और विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंधन भी करेगी। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के विजिटर होंगे। वह विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर कार्यकारी परिषद कार्रवाई कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये तीनों संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर काम करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रश्न है, हाल ही में लुइस लाकेले पौ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? पराग्वे, उरुग्वे, चिली या फिर अर्जेंटीना? अब देखिए, इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि यह व्यक्ति किस देश का राष्ट्रपति बना, या फिर इस देश का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बना, या फिर उससे जुड़ा और कोई पहलू पूछ लिया जाता है कि इस देश के राष्ट्रपति ने इस समय चुनाव जीता और इस व्यक्ति को कितने मतों से हराया। तो इस तरीके के घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, हम इसकी व्याख्या करते हैं। लुइस लाकाले पौ को उरुग्वे का राष्ट्रपति चुना गया है। इनसे पहले वहाँ के राष्ट्रपति तबारे वाक्वेज थे। 46 वर्षीय लुइस लाकाले पौ अपनी दूसरी कोशिश में नवंबर में चुनाव जीते थे। लुइस लाकाले पौ उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति लकाले हेरेरा के बेटे हैं। लकाले हेरेरा 1990 से 1995 तक उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे थे। अब उरुग्वे की बात करें तो यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा 2 देशों अर्जेंटीना और ब्राज़ील से लगती है। उरुग्वे की भाषा स्पेनिश है और इसकी राजधानी मोंटेविडो है। ये उरुग्वे है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से इसकी सीमा लग रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 4, किस एयरलाइन ने भारत का पहला बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज़ खरीदा? इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा या फिर एयर इंडिया? विस्तारा ने भारत का पहला बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज़ खरीदा है। विस्तारा बोइंग से ऐसे 6 वायुयान खरीदेगा जिसमें से ये पहला है। इस वायुयान में यात्रियों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट तक पहुंच मिलेगी। विस्तारा भारत का पहला एयरलाइन होगा जो यात्रियों को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, विस्तारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने 2020 के लिए निम्न में से किसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? धौलावीरा, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? भारत सरकार ने 2020 के लिए धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। धौलावीरा की बात करें तो यह देखिए, धौलावीरा स्थल है। ये हमने इसकी इमेज निकाली है आपके लिए। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े स्थानों में से एक और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थान है।
बहुत महत्वपूर्ण है यह। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि धौलावीरा किस सभ्यता या किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, या फिर यह कहाँ पर है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह कहाँ पर हमने बताया, गुजरात में। धौलावीरा स्थानीय तौर पर कोटदा के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है बड़ा किला। धौलावीरा में जल संरक्षण प्रणाली और जलकुंड खोजे गए हैं। यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर साइन बोर्ड के तरीके की आकृति भी देखी गई है। दूसरी तरफ दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले की बात करें तो गुलबर्ग में बहमनी स्मारक कर्नाटक, बीदर में बहमनी और बड़ी शाही स्मारक कर्नाटक में, बीजापुर में आदिल शाही स्मारक कर्नाटक में और हैदराबाद में कुतुब शाही स्मारक आंध्र प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध रहे थे। कई बार परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बड़ी शाही कहाँ पर था, कुतुब शाही कहाँ पर था, आदिल शाही कहाँ पर था। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर वन लाइनर में भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि बीजापुर में निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था, आदिल शाही, कुतुब शाही, बीदर शाही, इस तरीके से। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, हृदयापूर्वम पहल किसके लिए है? निःशक्त जनों के लिए, विधवाओं के लिए, शरणार्थियों के लिए या फिर रोगियों के लिए? सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अल्पुझा में मरीजों और आसपास खड़े लोगों को भोजन परोसने के लिए डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक पहल हृदयापूर्वम ने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। DYFI यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 3 जून 2017 को इस योजना की शुरुआत की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अस्पताल में भूखा न रहे। DYFI के प्रेसिडेंट जेम्स सैमुअल ने कहा है कि उन्होंने 4 लाख से अधिक खाद्य पैकेट वितरित किए। DYFI की 149 क्षेत्रीय समितियों की मदद से इस योजना को सफल बनाया गया है। DYFI अपनी इस पहल के लिए जनता से धन एकत्रित नहीं करती। इस पहल के लिए वॉलंटियर घर घर जाकर इको फ्रेंडली पैकेजिंग में भोजन इकट्ठा करते हैं और हॉस्पिटल ले जाकर वितरित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रोगियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जैक वेल्क की 84 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कला, साहित्य, व्यवसाय या फिर चिकित्सा? जैक वेल्क, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्होंने 1980 और 1990 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे मूल्यवान पब्लिक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का विकास किया था। इनको न्यूट्रॉन जैक के रूप में भी जाना जाता था। इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के मार्केट वैल्यू को $12 बिलियन से $410 बिलियन तक बढ़ाया था। वेल्क ने विनिंग नामक पुस्तक में लिखा था कि लीडर बनने के पहले आप खुद को सफल बनाने के लिए काम करते हो, लेकिन जब आप एक लीडर बन जाते हो तो दूसरों को सफल बनाने के लिए कार्य करते हो। यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यह सेंटेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण विनिंग नामक पुस्तक है। दूसरी बात यह कि इस सेंटेंस को भी आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आगे बात करें तो वेल्क 1972 में कंपनी के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट चुने गए और 1979 में वाइस चेयरमैन बने। 1981 में जनरल इलेक्ट्रिक मार्केट कैप द्वारा अमेरिका की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी सेवानिवृत्ति के समय दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ी कंपनी थी। 1999 में फॉर्चून ने उन्हें मैनेजर ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया और फाइनेंशियल टाइम्स ने उन्हें दुनिया के 3 सबसे प्रशंसित व्यापारिक नेताओं में से एक का नाम दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, व्यवसाय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। स्नातक कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम यानी लाइफ स्किल करिकुलम का विकास किया गया है। यह किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु, TIFR या फिर UGC? UGC ने स्नातक छात्रों के लिए जीवन कौशल को उन्नत करने के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम संचार कौशल, व्यावसायिक कौशल, नेतृत्व व प्रबंधन कौशल और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को कवर करता है। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों, संस्थानों में पाठ्यक्रम पर विचार करने का अनुरोध किया है। जीवन कौशल पाठ्यक्रम के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं: सभी आशंकाओं और असुरक्षाओं को दूर करने के लिए जागरूक होने की क्षमता को बढ़ाना, अध्ययन या कार्य के स्थान पर भावनात्मक योग्यता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ज्ञान और जागरूकता को बढ़ाना, व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से किसी की क्षमता को जानना,
पारस्परिक कौशल को विकसित करना और स्वयं तथा दूसरों के सशक्तिकरण के लिए अच्छा नेतृत्व व्यवहार अपनाना। उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रभावी ढंग से स्ट्रेस और समय का प्रबंधन करना। साथ ही नैतिकता के साथ गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर क्षमताओं का प्रबंधन करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2016, 2017, 2018 या फिर 2019? सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत बैंक अकाउंट धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 81% से अधिक है। आपको बता दें कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। इस योजना का मकसद जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, आर्थिक सशक्तिकरण करना और रोजगार पैदा करना है। यह योजना संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाने का प्रयास करती है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला जैसे उद्यमियों के अंडर सेक्टर्स तक पहुंच बनाई जा सके और वे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में भाग ले सकें। इस योजना का मकसद कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है और एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए एससीबी की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता हो, ऐसा सुनिश्चित करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 2016। आज के सेशन का अंतिम सवाल, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना के कौन कौन से घटक हैं? विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति का पुरस्कार, संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ या जूनियर फेलोशिप का पुरस्कार, सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप या फिर उपर्युक्त सभी। कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। तो पहली बात तो यहाँ पर यही नोट कर लीजिए कि यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। तो यह संस्कृति मंत्रालय है। इस योजना में 3 घटक शामिल हैं। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति का पुरस्कार। इस योजना के तहत 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 1 साल के एक बैच में 400 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। यह छात्रवृत्ति 5,000 रुपये प्रति माह होगी, जिसे 2 साल तक प्रदान किया जाएगा। दूसरा, संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ या जूनियर फेलोशिप होगी। इस योजना घटक के तहत एक बैच वर्ष में 400 वरिष्ठ या जूनियर फेलोशिप क्रमशः 40 वर्ष से अधिक आयु और 25 वर्ष से 40 वर्ष के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप। इस योजना के तहत एक बैच वर्ष में 25 छात्रवृत्तियां और 15 फेलोशिप संस्कृति मंत्रालय और देश में अन्य पहचान किए गए सांस्कृतिक संस्थानों के तहत विभिन्न संस्थानों को मजबूत करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह ये तीनों ही इसके अंतर्गत आएंगे, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसने ब्रेन के एन्यूरिज्म्स के इलाज के लिए फ्लो डाइवर्टर स्टेंट टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है? SCTIMST, ICMR, IISC या फिर इसरो? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। कल कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।